स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी फ्रैंकेनस्टाइन को, जो कि गोथिक साईफाई ड्रामा पर आधारित है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गुलर्मो डेल टोरो ने। इस मूवी में बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी तो दिखाई ही गई है और साथ में इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है, जो कि हर एक किसी को देखनी चाहिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी शुरुआत में 1857 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखने को मिलता है एक बड़ा सा जहाज एक बर्फीले झील में फंस चुका है और काफी सारे सिपाही इसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बात पर वहाँ का कैप्टन उन लोगों को चिल्ला भी रहा होता है, क्योंकि वो लोग काफी देर कर रहे थे। यहाँ पर कैप्टन चिल्लाकर वापस अपने कैबिन में चला जाता है और रात होने पर हमें दिखाया जाता है कि इस शिप के पास ही एक बड़ा सा विस्फोट हुआ है, जिससे कैप्टन अपने बाइनोकुलर से देख रहा होता है। ये देखने के बाद कैप्टन अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस विस्फोट हुए जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर उसे घायल हुआ आदमी नजर आता है। इस आदमी का नाम विक्टर होता है। यहाँ पर कैप्टन उस आदमी को उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। इतने में इन लोगों को किसी के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। जाहिर सी बात थी, ये कोई इंसान तो नहीं था। शिप के पास पहुँचते ही इनके पास कोई चीज बहुत तेजी से आ रही होती है। कैप्टन सभी सिपाहियों को बंदूक लेकर तैयार होने को कह देता है। सभी सिपाही बंदूक लेकर रेडी हो जाते हैं। में देखने को मिलता है कि इंसानों की तरह दिखने वाला बड़ा सा क्रिएचर उनके सामने आ जाता है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था। उसे देखते ही यहाँ पर मौजूद सारे सिपाही उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को गोलियों से भी कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर की मुंह से आवाज आती है। वो सिर्फ एक ही वर्ड कह रहा था, विक्टर, यानी कि मतलब साफ था, ये मॉन्स्टर विक्टर से कुछ चाहता था या फिर विक्टर को ही। और यहाँ पे मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो विक्टर और उसके बीच में आने वाले हर सिपाही को मारे जा रहा था, वो भी बड़ी बेरहमी से। यहाँ पर कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ विक्टर को शिप पर ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन यहाँ पर भी वो मॉन्स्टर नहीं रुकता, वो सबको बेरहमी से मारे जा रहा था। इतने में एक सिपाही बड़ी बंदूक लेकर उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पर उस बंदूक से निकली हुई गोली उस मॉन्स्टर को थोड़ा घायल तो कर देती है, और जब दूसरी बार उस बंदूक से गोली चलती है तो वो मॉन्स्टर के सीधे चेस्ट पे आकर लगती है, जिसके बाद वो शिप से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही सभी सिपाही शिप पर लगी सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर ऊपर नहीं आ पाता। यहाँ पर बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची होती है। यहाँ पे कैप्टन उस मॉन्स्टर पे हमला ना करते हुए उस बर्फ पर हमला करते हैं जिस पर वो मॉन्स्टर खड़ा था। बंदूक की गोली चलने से बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसी बर्फीली झील में गिर जाता है। यहाँ पर अब थोड़ी सी शांति हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि विक्टर के केबिन में जाता है और पूछता है कि वो शैतान क्या चीज थी। यहाँ पर विक्टर उसे कहता है कि उसे मैंने बनाया है और मेरा नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ सच्ची है और कुछ नहीं, लेकिन सारी बातें सही है। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 1 फ्रैंकेनस्टाइन। इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो अपनी पास्ट की कहानियां बता रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सा महल होता है, जिसमें उसकी माँ, उसके पिता और वो रहा करते थे। यहाँ पे विक्टर बताता है कि उसके पिता उससे और उसकी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। उन्होंने तो सिर्फ शादी भी इसलिए की क्योंकि उनकी माँ काफी पैसे वाली थी। उसके पिता हमेशा बाहर ही रहा करते थे, लेकिन जब भी आते थे पूरा महल उनकी खातिरदारी में लग जाया करता था। विक्टर के पिता एक बहुत ही बड़े सर्जन थे और कहीं ना कहीं विक्टर के पिता विक्टर से भी यही उम्मीद कर रहे थे कि वो भी एक बेहतरीन सर्जन बने और दुनिया में उसका नाम रोशन करे। इसके लिए वो विक्टर से काफी सख्ती से पेश आते थे और स्टडी के दौरान कुछ गलती होने पर उसके पिता उसे मारा भी करते थे। ये सारी चीजें विक्टर को काफी ज्यादा हैरेस करती थी। एक दिन जब विक्टर अपनी माँ के साथ बैठा होता है तो उसकी माँ को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, माँ को कुछ हो गया है। यहाँ पर उसका डैड उसकी माँ को लेकर एक रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे जन्म होता है उसके दूसरे भाई का। लेकिन इस दौरान विक्टर की माँ चल बसी थी। इस सदमे से विक्टर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं विक्टर को, जो कि अपने पिता पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और कहता है, पिताजी, मैं जानता हूँ आपने मेरी माँ को जानबूझकर मारने दिया। पर उसके पिता कहते हैं, विक्टर, मैंने अपना 100% दिया था। तो विक्टर कहता है, यानी कि आप असफल रहे। इस पर उसके पिता कहते हैं, विक्टर, मौत को कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद विक्टर कहता है, ऐसा है तो मौत को मैं हराऊंगा। मैं हर वो चीज सीखूंगा जो आपको आती है और जो आपको नहीं आती, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन सर्जन बनूंगा, आपसे भी ज्यादा। और उस रात एक नए विक्टर का जन्म होता है, क्योंकि उसी रात विक्टर को एक अजीब सी एंटिटी उसके सपनों में नजर आती है, जो कि उससे कुछ कह रही थी। इसके बाद सीन कट होता है और वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को, जो कि बर्फ से निकलकर वापस बाहर उस शिप की ओर जा रहा था। हैरानी वाली बात थी कि इतने ठंडे इलाके में तो कोई चंद मिनटों में ही मर जाएगा, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा था। इसके बाद हमें 1855 का समय दिखाया जाता है, जो कि करंट सिचुएशन से सिर्फ 2 साल पीछे का समय होता है। यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं, जो एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है और कुछ प्रैक्टिकल करके बता रहा होता है अपने बड़े प्रोफेसर्स को। यहाँ पे विक्टर ने कई सारे इंसानों के पार्ट्स को जोड़कर एक हाफ डेड बॉडी क्रिएट की थी, जिसमें जीवन का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर विक्टर ने उस इंसान को जिंदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था, जो कि उसके नर्वस सिस्टम में जाकर हार्ट बीट को दोबारा स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर विक्टर सभी को उस मरे हुए मुर्दे को वापस जिंदा करके दिखा देता है। यहाँ पे बॉडी में कुछ हलचल
हलचल होती है और वो हिलने लगता है। लेकिन यहाँ के इस जगह पर मौजूद हर एक प्रोफेसर इस चीज के खिलाफ था, क्योंकि ये धर्मों के खिलाफ हो रहा था। उनका मानना था कि जीवन देना और लेना सिर्फ ऊपर वाले के ही हाथ में है, और इस पर सभी लोग ये भी कह रहे होते हैं कि सिर्फ हलचल करना ही जीवन देना नहीं होता। यहाँ पर विक्टर अपने हाथों में रखे सेब को उछालता है, जिस पर वो मुर्दा उस सेब को कैच कर लेता है। ये देखने बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विक्टर को ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्टर भड़क जाता है और कहता है कि मैं इस पर काम चालू रखूंगा, मैं इस पर काम बंद नहीं करने वाला। इतना कहकर ही विक्टर उस पिन को निकाल देता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उस बॉडी में सप्लाई हो रही थी। उसे निकालने के बाद वो बॉडी मूवमेंट करना बंद हो जाती है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि उस ग्रुप में एक ऐसा आदमी भी था जो विक्टर की बातों में काफी इंटरेस्ट ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर को जो कि अपने ठिकाने पर जा रहा होता है, और यहाँ पर विक्टर को वही आदमी दिखाई देता है उस कॉलेज में मौजूद था उस एक्सपेरिमेंट के दौरान। और यहाँ पर वो आदमी अपने आप को हर्लेज हर्लेंडर बताता है, जो कि एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन था और साथ ही साथ विलियम यानी कि विक्टर के भाई की होने वाली वाइफ का पिता भी था। यहाँ पर वो बताता है विक्टर को कि मेरे पास बढ़िया प्लान है तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम कभी फ्री हो तो मेरे घर जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। इसके बाद वो हर्लेस के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका भाई विलियम उसका वेट भी कर रहा था। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर आपस में डिनर भी करने वाले थे। इसके बाद ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर हर्लेस, विलियम, विक्टर एंड उसकी वाइफ एलिजाबेथ भी मौजूद थी। डिनर करने के बाद विक्टर हेनरिच के साथ बात करने के लिए आगे चला जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम पर जितना पैसा होगा लगा दूंगा, लेकिन मुझे ये रिसर्च पूरी कंप्लीट चाहिए और मैं चाहता हूँ तुम अपनी रिसर्च बिल्कुल जारी रखो। हम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लैब बनाएंगे जहाँ पे आधुनिक तकनीक के साथ तुम अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो, मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सुनने के बाद विक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब लोग निकल पड़ते हैं एक जगह ढूंढने के लिए। यहाँ पर विलियम विक्टर को एक बहुत बड़ी हवेली बताता है। यहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था, क्योंकि ये शहर इलाके से बहुत ज्यादा दूर था। यहाँ पर विक्टर बताता है उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इक्विपमेंट लगने वाले थे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। 2 बड़े बड़े चांदी के स्तंभ, साथ ही 2 बड़े बड़े कैथोड बैटरीज भी। यहाँ पर हर्नेस विलियम को कहता है, विलियम तुम सारी चीज़ें नोट कर लो और जो भी चीज़ें विक्टर को लगने वाली है उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करो। ये बड़े इक्विपमेंट विक्टर इसलिए मंगवा रहा था क्योंकि उसे पता था एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इतनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कोई भी जनरेट नहीं कर सकता। ये नेचुरली हमें कैप्चर करनी होगी। यानी ये बात साफ थी कि यहाँ पर विक्टर मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए थंडरबोल्ट यानी कि आसमानी बिजली का इस्तेमाल करने वाला था। और ऐसे ही एक दिन विक्टर अपने काम पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा परेशानी आ रही होती है एक इंसान के बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए। और इतने में उसके रूम पर एलिजाबेथ आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने लिए एक अलग जिंदगी चुनता है और उसकी नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां होती हैं जो कि शायद वो मरने के बाद भी पूरा नहीं हो पाती। और इसी रिसर्च के बीच इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। एलिजाबेथ की बातों को मानकर विक्टर फिर से रिसर्च को शुरू कर देता है बिल्कुल शुरू से, और यहाँ पर वो और इसके बाद विक्टर एक मरे हुए इंसान के शरीर में मूवमेंट कराने में सफल हो जाता है। इसके बाद ये देखकर विक्टर काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। यहाँ पे विक्टर समझ चुका था कि एक मरे हुए इंसान के शरीर को कैसे मूवमेंट कराना है, वो भी एक नेचुरल तरीके से। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये थी कि उसे काफी ज्यादा बॉडी पार्ट्स की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पे विक्टर जो इंसान बना रहा था उसमें हर इंसान का एक अलग अलग पार्ट होगा, यानी कि किसी एक इंसान का सिर्फ एक पार्ट। इसलिए वो जाता है घायल हुए सैनिकों के युद्ध क्षेत्र में। वहाँ पर उसे मिलते हैं काफी ज्यादा मरे हुए मुर्दे। लेकिन विक्टर यहाँ पे कुछ ऐसी डेड बॉडीज ढूंढ रहा होता है जिनकी मौत कुछ ज्यादा दर्दनाक नहीं हुई हो। धीरे धीरे करके इन्हें डेड बॉडियां मिलना भी शुरू हो जाती है और विक्टर अपने लैब में अब काम भी शुरू कर देता है। विक्टर अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस इंसान को बनाने के लिए। वो दिन और रात सिर्फ इसी काम में लगा रहता है। देखते देखते विक्टर ने पूरे लैब को खून से रंग दिया था, क्योंकि इन डेड बॉडीज को विक्टर खुद ही अपने हाथों से काट रहा था अपने मुताबिक। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान और इस रिसर्च के दौरान हेनरिच इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था अपने कैमरे में, क्योंकि उसे चीजों को संजो कर रखना काफी पसंद होता है। बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन उस बॉडी के चारों ओर चांदी का एक ढांचा लगा देता है, जिसमें एक छोटी सी बैटरी भी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है एक रात को काफी तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां भी अपने पूरे जोरों से गरज रही थी। इतने में ही विक्टर अपने लैब में घूम रहा होता है और वो देखता है हेनरिच को, जो कि उसे छुप रहा होता है। पास जाकर जब वो देखता है कि हेनरिच को कुछ अजीब से स्पॉट्स हो रखे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे अपना विग नहीं पहना था। यहाँ पे विक्टर समझ जाता है कि हेनरिच को कोई अजीब बीमारी है। यहाँ पे हेनरिच बताता है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे उसका सारा शरीर सड़ रहा है, जो भी धीरे धीरे। और इस बीमारी का अंत काफी दर्दनाक है, क्योंकि इस बीमारी में शरीर का हर एक अंग बिल्कुल धीरे धीरे गति से सड़ता है और एक दर्दनाक मौत और सब खत्म। यहाँ पे हेनरिच कहता है, मैं चाहता हूँ विक्टर तुम्हारे बनाए हुए एक्सपेरिमेंट को मुझे जिंदा रखने के लिए कंप्लीट किया जाए। यानी कि हेनरिच का कहना यह था कि मेरे मरने के बाद मेरे ब्रेन और मेरे
ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि मैं मर कर भी जिंदा रहूं उस दूसरे इंसान के रूप में। लेकिन विक्टर इस बात पर साफ इनकार कर देता है। उसका कहना ये था, इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से को इन्फेक्टेड कर दिया होगा, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पर हेनरिच गुहार लगाने लगता है कि मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन इस बीच विक्टर वहां से चला जाता है अपने चांदी के स्तंभों को लेकर। वो सिर्फ इतना चाहता था कि इन चांदी के स्तंभों को ऊंची जगह पर सेट कर, जिससे कि बिजली डायरेक्ट उसी पर पड़े। लेकिन इस दौरान पीछे से हेनरिच आकर उन स्तंभों को ले लेता है और वो कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इन स्तंभों को नीचे फेंक दूंगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेकिन इसी बीच किले के बीच में जो गड्ढा था उसमें हेनरिच गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे विक्टर ज्यादा सोचता नहीं, हेनरिच को वैसा ही छोड़कर स्तंभों को ऊपर लगाने के लिए पहुंच जाता है। और जैसे ही विक्टर उन स्तंभों को ऊपर लगाकर नीचे आता है, बिजलियां अपना पूरे जोर से गरजने लगती है। हर जगह बिजलियां तड़क रही होती हैं, चिंगारियां हर जगह से निकल रही होती है। इतने में ही एक बहुत बड़ी बिजली की लहर आती है और उस चांदी से बने स्तंभ में टकरा जाती है। और ये सारी बिजली कन्वर्ट होकर उस मुर्दे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है जो कि विक्टर ने प्रिपेयर की थी। कुछ देर बाद विक्टर उस डेड बॉडी के पास जाता है और देखता है कि उसमें कुछ हलचल होना शुरू हुई है या नहीं। लेकिन विक्टर इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उस मुर्दे में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। यानी कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो चुका था। इस पर विक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस डेड बॉडी को पीटने लगता है। इसके बाद विक्टर जाकर सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने वही मुर्दा आदमी खड़ा था। यानी कि यहाँ पे बात साफ थी कि विक्टर का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसके सामने खड़ा मुर्दा एक ची की तरह बिहेव कर रहा था। इसमें जोड़ा गया हर एक भाग किसी दूसरे इंसान का है, यहाँ तक कि उसका दिल और दिमाग भी। यहाँ पर विक्टर जैसे ही खिड़की खोलता है वो धूप को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। विक्टर उसे कहता है, डरो मत, ये सिर्फ सूरज की रोशनी है। इसके बाद विक्टर उसे नीचे तहखाने में ले जाता है। तहखाने में ले जाने के बाद विक्टर उसे बेड़ियों से बांध देता है। और यहाँ पे एक क्रीचर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, विक्टर। क्योंकि ये बात तो साफ थी कि ये सिर्फ अभी अभी बना है तो इसे ज्यादा वर्ड्स बोलने नहीं आते हैं, इसलिए सिर्फ इसे एक ही वर्ड मालूम है, विक्टर। और इसे लगता है सभी चीजों को सिर्फ विक्टर कहकर ही पुकारा जाता है। ये तहखाने में बैठे बैठे पानी की लहरों से खेलता रहता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं विक्टर को, जो कि उस क्रीचर का एक बच्चे की तरह ध्यान रख रहा होता है। दिन बीतते जाते हैं और हम देखते हैं कि विलियम और उसकी वाइफ एलिजाबेथ उस किले में आ चुकी है। यह देखकर विक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसने उन दोनों को नहीं बताया कि उसके अंकल हेनरिच मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं विलियम और विक्टर को आपस में बात करते हुए। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एलिजाबेथ नीचे तहखाने में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है उसी क्रेचर को बंधा हुआ। उसे देखकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है और धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगती है। यहाँ पर एलिजाबेथ उस क्रेचर को अपना दस्ताना देती है। इसके बदले में क्रेचर भी उसे एक पत्ता उठा कर देता है। यानी कि उस क्रेचर में प्यार, फीलिंग्स जैसी भावनाएं पनप रही थी। और ये देखने के बाद एलिजाबेथ वहाँ से भागकर विक्टर के पास जाती है और वो विक्टर से कहती है, क्या वो कोई गुलाम है जिसे तुमने बेड़ियों में बांध रखा है? विक्टर समझ जाता है कि अब ज्यादा कुछ छुपाया नहीं जा सकता। वो दोनों को लेकर तहखाने में जाता है और कहता है कि देखो, मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। हालांकि इसकी हरकतें थोड़ी बच्चों की तरह तो है ही, लेकिन मैंने फिर भी इसे बना दिया। इस क्रिएचर को दिखाने के बाद विक्टर विलियम को लेकर एक रूम में जाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है हेनरिच को, जिसका सर पूरी तरीके से फट चुका था ऊपर गिरने की वजह से। ये देखकर विलियम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर विक्टर एक कहानी गढ़ता है। वो कहता है कि इस क्रिएचर ने हमला किया और उसे मार दिया। तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। इसके बाद विलियम बिना कुछ ज्यादा बोले एलिजाबेथ को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद एलिजाबेथ और विलियम अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आधे दूर जाने पर एलिजाबेथ को कुछ घबराहट होती है और वो विलियम से कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वापस किले की ओर गाड़ी मोड़ लो। मैं जानती हूँ विक्टर उस क्रिएचर को मार देगा, प्लीज गाड़ी को वापस किले की ओर मोड़ लो। और अब गाड़ी वापस किले की तरफ जाने लगी थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर को, जो कि काफी ज्यादा तेल पूरे किले में छिड़क रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है पूरे किले में आग लगाना। और देखते देखते पूरे किले में वो आग भी लगा देता है। और इस दौरान वो क्रिएचर तहखाने में ही बंद था। वो बार बार गुहार लगाता है, विक्टर विक्टर विक्टर, वही अपनी डरावनी आवाज में। लेकिन यहाँ पे विक्टर के मन में सिर्फ गुस्सा था, जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा। वो क्रिएचर सिर्फ एक वर्ड बोलकर ही अटक जाता है। यानी कि बात साफ थी, विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं था। इसी गुस्से में उसने पूरे किले में आग लगा दी। आग लगाकर जब वो बाहर जाता है तो उसे ध्यान आता है, शायद मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, मुझे उस क्रिएचर को निकाल लेना चाहिए। और जैसे ही वो गेट खोलता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और विक्टर दूर जाकर गिर जाता है और पूरा किला आग में
में जलने लगता है और इस ब्लास्ट में विक्टर का पैर टूट चुका था और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। इसी दौरान एलिजाबेथ और विलियम भी वहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद समय वापस पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं विक्टर को जो कि अपनी कहानी सुना रहा था। इसी बीच इनके केबिन के बाहर किसी की दस्तक होती है। यहाँ पे वो कैप्टन कहता है हो सकता है मेरे आदमी है बाहर। जैसे ही गेट खोलता है बाहर उसके सामने वही क्रेचर खड़ा था जो कि हाल ही में बर्फीली झील के अंदर गिर चुका था। यहाँ पर वो क्रेचर उस कैप्टन को मारने के लिए तैयार ही था। इतने में विक्टर बोलता है नहीं उसे मत मारो, मैं हूँ तुम्हारा शिकार, मुझे ले जाओ, इन लोगों को छोड़ दो। और इतने में कैप्टन कहता है हाँ शैतान मार दे और दिखा दे अपनी असलियत, बता दे कि तू बताए गए कहानी के अनुसार ही बहरे में से लोगों को मार देता है, वो भी बिना किसी कारण। इस पर वो क्रेचर कहता है मेरे मालिक ने अपनी कहानी तो सुना दी, अब तुम मेरी कहानी सुनो। यानी कि अब तक हम विक्टर के नजरिए से इस कहानी को सुन रहे थे, लेकिन अब हम सुनेंगे इस क्रेचर के नजरिए से इस पूरी कहानी को। और शुरू होता है पार्ट 2 द क्रेटर्स टेल। मैं तड़पता रहा, मैं गुहार लगाता रहा उस जलते हुए किले में, लेकिन तुम नहीं आए। अंत में थक हार कर ही मैंने ही उन बेड़ियों को तोड़ा और उस टनल से कूदकर अपनी जान बचा ली। मैं रेंगता हुआ जंगलों में पहुंचा जहां पर मुझे कुछ जानवर मिले और कुछ लोग भी। और उसी जंगलों में जब वो बैठकर आराम कर रहा था, कुछ फल खा रहा था, तो कुछ शिकारी आए और उस पर बिना वजह गोलियां चलाने लगे क्योंकि वो लोग उसे शैतान समझते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भागता रहा और जाकर एक पुराने से घर के गोसल खाने में छुप जाता है जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता था कि अंधेरे से हिस्से में वो छुप जाया करता। इसके बाद जब सुबह हुई तो उस क्रेचर के सारे घाव भर चुके थे। इसके बाद वो घर में तहकीकात करने लगा कि कौन रहता है, कितने लोग हैं और कौन क्या करता है। उस घर में एक बूढ़ा आदमी, बच्चे और कुछ शिकारी मौजूद थे। और एक रोज वो क्रीचर छुप कर देख रहा था उस फैमिली के बिहेवियर को, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो कि देख नहीं सकता था एक बच्ची को पढ़ा रहा होता है चीजों के बारे में, किसे क्या कहा जाता है, हर वर्ड्स एक एक करके समझा रहा था। यहाँ पर वो क्रेचर भी उन वर्ड्स को सीख रहा होता है एक कोने में छुपकर। यहाँ पे ये क्रेचर इन फैमिली की मदद करना चाहता था। एक दिन की बात है जब ये पूरी फैमिली सो रही होती है तो ये क्रेचर बहुत सारी लकड़ियां तोड़कर इनके घर के सामने रख देता है। और जब सुबह ये फैमिली देखती है इतनी सारी लकड़ियों को तो ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है हो सकता है कि ये सब जंगल के रखवाले ने किया हो। और यहाँ पे उस क्रेचर का नाम जंगल का रखवाला पड़ जाता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता जाता है। कभी कभी वो जानवरों का शिकार करके ला देता है, तो कभी लकड़ियाँ, कभी उनकी भेड़ों के लिए बाड़ बना देता है, तो कभी कुछ कर देता है। और बदले में ये फैमिली भी उसके लिए कुछ कपड़े या कुछ खाना रख देती है घर के बाहर ही, जिससे वो बड़े प्यार से खाने लगता है। और एक दिन वो फैमिली कहीं जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी देख नहीं सकता था। तो वो चाहता था कि मैं अपना आखिरी जीवन यहीं पे समाप्त करूं। वो पूरी फैमिली उस बूढ़े आदमी के लिए काफी ज्यादा खाना और उसकी सुविधा अनुसार सारी चीजें रखकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी दौरान वो बूढ़ा आदमी कहता है दोस्त मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। क्रेचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसे तो दिखाई नहीं देता, फिर इसने मुझे कैसे देखा। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है हैरान मत हो, मैं तुम्हें काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ, तुम वही हो जंगल के रखवाले, आओ मेरे पास आओ दोस्त, मेरे पास बैठो। इसके बाद वो आदमी उसे पढ़ना सिखाता है और समय बीतता जाता है, सीजन बदलते जाते हैं, कभी बारिश का मौसम आता है तो कभी सर्दी का। यहाँ पे वो क्रेचर हर मौसम को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने उस क्रेचर को इंसानों की तरह जीना सिखा दिया, इंसानों की तरह पढ़ना सिखा दिया और इंसानों के सभी तौर तरीके उस क्रेचर को सिखा दिए। एक रोज वो बूढ़ा आदमी क्रेचर से पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। ये सुनने के बाद क्रेचर काफी सैड हो जाता है। इस पर वो क्रेचर कहता है सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता कि आखिर मैं क्या हूँ और मेरा मकसद क्या है। पर वो बुजुर्ग आदमी कहता है मैं कुछ तो याद होगा जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। इस पर वो कहता है हाँ मुझे एक नाम याद है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। इस पर वो बुजुर्ग आदमी कहता है तो जाओ बेटा, यही वो आदमी है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से अवगत करा सकता है, जाओ और जान लो आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। इसके बाद वो क्रेचर उसी किले की ओर आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो उस किले की ओर आगे बढ़ने लगता है। किले पर पहुंचने पर उसे काफी ज्यादा नोट्स नजर आते हैं, लेकिन ये पूरा किला पूरी तरीके से जल चुका था। लेकिन थोड़ा आगे चलने पर उसे जो नोट्स मिलते हैं उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिससे काफी सारे अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है। अब यहाँ पे ये पूरी बात समझ आ चुकी थी। ये बातें समझने के बाद जैसे ही वो वहाँ से अपने घर की यानी कि वापस जैसे ही उस हट में जाता है तो वो नोटिस करता है काफी सारे भेड़ियों ने उस बुजुर्ग आदमी के घर को घेर लिया है और कुछ भेड़ियों ने तो उस बुजुर्ग आदमी पर हमला भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वो क्रेचर बिना सोचे समझे भेड़ियों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी भेड़ियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली एक भेड़िया उस बूढ़े आदमी को घायल कर देता है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। यहाँ पर वो क्रिएचर काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग आदमी कहता है कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, जाओ और अपना मकसद ढूंढो। लेकिन इतने में ही इस घर के जो शिकारी होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि इसने उस बुजुर्ग आदमी को मारा है और ये सभी लोग इसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिकारी बंदूक से गोली चला देता है इस क्रिएचर के ऊपर। ये क्रिएचर गुस्से में आकर उस आदमी के मुंह को पकड़कर दो हिस्सों में अलग कर देता है। इतने में ही एक आदमी पे चाकू से हमला करने लगता है। तो घायल अवस्था में ही ये धीरे धीरे जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उस हट से थोड़ी ही दूर जाकर बेहोश हो जाता है और सुबह होती है तो वही होता है जिसका सभी को अंदाजा था। वो क्रिएचर वापस से जिंदा हो जाता है, क्योंकि हो ना हो ये क्रिएचर कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि भाई अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट जुड़े हैं तो अलग अलग तरह की इसकी इम्यूनिटी भी हो सकती है। और अब इस क्रिएचर को इतना तो आइडिया था ही कि इसे सिर्फ विक्टर को ढूंढना है, बाकी का काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और कुछ ही समय बाद ये विक्टर का घर भी ढूंढ लेता है और शायद उस समय विलियम और एलिजाबेथ की एंगेजमेंट भी थी। यहाँ पर विक्टर अपने ही रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और इसी अंधेरे के बीच वहाँ पर सामने आता है यही क्रिएचर। और विक्टर इस बात से भी काफी शॉक हो जाता है कि वो बाकियों की तरह बड़ी आसानी से सारे शब्द बोल पा रहा है और बातें कर पा रहा है। यहाँ पर वो क्रिएचर कहता है विक्टर, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह एक क्रिएचर बना दो ताकि मैं उसके साथ अपना जीवन बिता सकूं। यहाँ पर विक्टर को वो ये भी कहता है कि तुम जानते ही हो कि मैं कभी मर नहीं सकता और अकेले जीना तो दुश्वार है। लेकिन ये सुनने के बाद विक्टर उसका मजाक उड़ा देता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह एक और शैतान बनाऊं ताकि तुम दोनों मिलकर अपना शैतानी परिवार बढ़ाओ और फिर पॉपुलेशन इंक्रीज करो और पूरे देश में सिर्फ शैतान ही शैतान नजर आए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस पर क्रिएचर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है विक्टर, मैं जानता हूँ तुमने मुझे बनाया है, लेकिन अगर तुम मुझसे इज्जत से पेश नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ इज्जत से पेश नहीं आने वाला। इतना कहकर वो विक्टर को बुरी तरीके से मारने लगता है। इतने में वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है और उस क्रिएचर को कहती है ऐसा मत करो, उसे जाने दो। एलिजाबेथ को देखने के बाद क्रिएचर काफी शांत हो जाता है। इतने में ही विक्टर बंदूक से एक गोली चला देता है, लेकिन उस क्रिएचर के बीच में एलिजाबेथ आ जाती है और वो गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। एलिजाबेथ उस क्रिएचर की गोद में गिर जाती है और वो कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। इसके बाद वो क्रिएचर एलिजाबेथ को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसके सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो देखने में ही इतना भयानक था। उसे लेकर वो क्रिएचर एक बर्फीले गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पे एलिजाबेथ उसकी ही गोदी में अपनी जान गंवा देती है। इसके बाद विक्टर एक बड़ी सी राइफल लेकर उसके पीछे जाता है। वो उसी गुफा में पहुंच जाता है उस खून के छींटों को फॉलो करते हुए जो कि एलिजाबेथ के हाथ से निकल रहे थे। अब विक्टर जैसे ही उस गुफा में पहुंचता है, क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और कहता है विक्टर, मैं जानता हूँ तुमने मुझे बनाया है, लेकिन अब तुम जानोगे दर्द क्या होता है, अब बहेगा तुम्हारा भी खून, तुम भी जानोगे क्या होती है मौत। ये कहकर विक्टर की नाक तोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। और विक्टर को कहता है अगर तुम बदला ही लेना चाहते हो तो ढूंढ लेना मुझे, जिस दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे हम अपना बदला पूरा करेंगे। और इसके बाद सालों बीतते जाते हैं। हम विक्टर को देखते हैं एक शॉप पर, जहाँ पर वो कुछ हथियार और ग्रेनेड खरीद रहा होता है। ये ग्रेनेड उसी क्रिएचर को मारने के लिए थे। वो बर्फीले तूफान में बढ़ता जाता है और एक रात वो कैंप में बैठे ही होता है कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाता है और ग्रेनेड उठा लेता है, लेकिन इतने में ही उस पर हमला होना शुरू हो जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो क्रिएचर ही होता है। वो कहता है विक्टर से, विक्टर तुम मेरी बात तब तक नहीं सुनते जब तक मैं तुम्हें तकलीफ ना दूं। और इतना कहकर वो विक्टर का पैर तोड़ देता है। विक्टर बिना सोचे समझे उस डायनामाइट को अपनी जेब से निकाल लेता है। वो क्रिएचर कहता है हाँ ये मुझे दो, तुम्हें लगता है मैं इस डायनामाइट से मर सकता हूँ तो तुम्हें एक चांस देता हूँ, इसे जलाओ, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें वापस आके मारूंगा। इतना कहकर वो माचिस से उस डायनामाइट में आग लगा देता है और विक्टर को कहता है भागो। ये सुनने के बाद विक्टर वहाँ से तुरंत भाग जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं मरता। और इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब बात साफ हो चुकी थी। अब फैसला सिर्फ ये था कि इस क्रिएचर को विक्टर को मारना था। क्रिएचर यहाँ पे ये भी कहता है मैं कभी आपको मारना नहीं चाहता था, कभी आपको घायल करने के बारे में सोचा तक नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि आप मेरी तरह एक और क्रिएचर बना दें। और इस पर विक्टर उसका हाथ पकड़ता है, उससे माफी की गुहार लगाता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रति मेरा रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये सुनने के बाद उस क्रिएचर की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे विक्टर उस क्रिएचर को कहता है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मर नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जियो। और यहाँ पर वो क्रिएचर विक्टर को माफ कर देता है और कहता है मेरे मालिक, मैंने आपको माफ किया। और ये सुनते ही विक्टर भी अपनी सांसें रोक लेता है और वहीं उसकी
मौत हो जाती है। एंड में वो क्रीचर शिप से उतर जाता है और अपने ही हाथों से उस शिप को बर्फीले झील से आजाद कराकर समुद्र में रवाना कर देता है। शिप के निकलते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब वो क्रीचर निकलते सूरज की ओर बढ़ जाता है। इसके साथ ही ये मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।